नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन इससे पहले ही इंडिया अलायंस की टूट की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी और तमाम जो इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियां हैं वो एक साथ आने का दावा कर रही थी, लेकिन ये दावा अब पश्चिम बंगाल में टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने आज अपने 42 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी के सामने क्रिकेटर यूसुफ पठान को खड़ा किया है टीएमसी के द्वारा, तो इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि किस तरीके से कांग्रेस और टीएमसी के बीच अब दरार आ चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस जो है वो बौखलाई हुई नजर आ रही है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम तो एक साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते थे, लेकिन यहां पर टीएमसी ने एक तरफा फैसला लिया है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी में छुट्टी रहने का ऐलान ममता सरकार के द्वारा किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर के बीजेपी ने कटाक्ष किया है और यह कहा है कि आखिर ममता सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि इतने सालों के बाद उन्हें पहली बार रामनवमी पर छुट्टी रखने की मजबूरी हो गई है। वहीं दूसरी ओर खबर सामने आ रही है कि टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल ये फैसला बशीरहाट कोर्ट ने सुनाया है। आपको बताते हैं विस्तार से इन तमाम खबरों के बारे में। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर ममता ने लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ तृणमूल ने बहरमपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। वहीं कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जन गर्जन सभा में ममता बनर्जी अपने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करती हुई नजर आई, जिसमें उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इसके साथ ही वर्धमान दुर्गापुर सीट से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद को टिकट दिया गया, तो वहीं एक्ट्रेस नुसरत जहां का पत्ता इस बार कट चुका है। इसी के साथ ही अभिषेक बैनर्जी, सौगत रॉय, कल्याण बैनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, महुआ मोइत्रा, साइनी घोष समेत 42 सीट पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा की एक सीट से चुनाव लड़ने के लिए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत कर रही है। जहां कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि गठबंधन के लिए टीएमसी से बातचीत चल रही है, तो वहीं टीएमसी सूत्रों का कहना है कि चर्चा का समय अब खत्म हो गया है। कांग्रेस से सीट बंटवारे पर चली आ रही खींचतान पर टीएमसी ने अब विराम लगा दिया है। विपक्षी एकता के लिए ममता बनर्जी का यह फैसला एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीधे तौर पर उन्होंने पूरी तरीके से बौखलाहट जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बार बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारे समझौते को लेकर के अपनी इच्छा जाहिर की है। कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि इस तरीके के समझौते को बातचीत के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, ना कि एक तरफा घोषणाओं से। कांग्रेस हमेशा यह चाहती है कि इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी ने अकेले ही फैसला ले लिया और उन्होंने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सुनिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। The Indian National Congress has always maintained that it wants a respectable seat sharing formula with the TMC in West Bengal. A respectable seat sharing formula means mutual negotiations, give and take, some compromise. We have always said that our doors are open for seat sharing negotiations and seat sharing talks, but there should be no unilateral announcement of the seats. We should do it collectively together like we have done it in Tamil Nadu, Maharashtra, Delhi, UP and so on. We have always believed, the Indian National Congress has always wanted the India Janbandhan to fight unitedly to defeat the BJP in West Bengal. I'm talking of West Bengal specifically. So what can I say? I mean, the TMC has announced. I don't know what pressures there were on the TMC, but as far as we are concerned, we want to strengthen the India Alliance, India Group in West Bengal. TMC is very
has repeatedly said, Mamata Banerjee ji has said that TMC is part of the India Janbandhan, and she wants, and the TMC wants to defeat the BJP. So let's see what happens. Still good alliance, or do you see any impact of A respectable seat sharing formula based on negotiations. नीयत साफ होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए, पर सम्मानजनक होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। पर आपको लगता है बड़े लोग जो हैं, दो बड़े प्लेयर, जेडीयू भी उस साइड चला गया, हालांकि ममता बनर्जी नहीं, बीजेपी के साथ नहीं गई, आपसे अलग तो हुई। वो बीजेपी के साथ नहीं गई है। मैं नहीं जानता हूँ उन पर क्या दबाव आए हैं, मैं नहीं जानता हूँ। पर मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। तो हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। हम कहकर आ रहे हैं कि इंडिया जनबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी प्राथमिकता है। और वो भी ममता बनर्जी कह रही थी, ममता जी भी ने यही कहा है, और उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को मैं हराना चाहती हूँ। पर मैं समझता हूँ अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता, एक साथ। अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला संभव है, क्योंकि लास्ट डेट तो नहीं हो पाया। खुला ऑफर है नहीं, हमारे दरवाजे खुले हैं, हमने कभी नहीं बंद किया। ये दरवाजा हमने बंद नहीं किया, ये साफ होना चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा है कि हम सीट शेयरिंग फॉर्मूला के लिए बातचीत नहीं करेंगे, अभी कम भी नहीं कहा। बट हमने एक तरफा नहीं कहा। मैंने हमेशा पहले दिन से कह रहा हूं, बड़े दिल से, खुले मन से और चुप मुंह से हमें इन बातचीत के करना चाहिए। बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं दे सकते बातचीत, जब बातचीत चल रही है पार्टियों के साथ, तो हमने कभी नहीं कहा है। तो सम्मानजनक फॉर्मूला दोनों साइड, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफा सिर्फ हमारे पक्ष में होना चाहिए, दोनों साइड बातचीत करके। और ये मत भूलिए, टीएमसी का नाम जो है ना, टीएमपी नहीं है, तृणमूल पार्टी नहीं है, टीएमसी है। सी तृणमूल कांग्रेस, तो कांग्रेस से ही तो बनी है ना। तो समझेंगे आपकी बात? पता नहीं, मैं तो एक मामूली महासचिव हूँ पार्टी का, वो तो पार्टी के बड़े महान नेता है। हालांकि इस मामले को लेकर के बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार कहते हैं कि टीएमसी की लिस्ट जारी होने से ठीक आधे घंटे पहले अभिषेक बनर्जी ऐसे बयान दे रहे थे जैसे बीजेपी बंगाल विरोधी है। अब जब उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है तो यह स्पष्ट है कि टीएमसी बाहर से लोगों को ला रही है बंगाल में। और मुझे नहीं पता कि कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान बंगाली हैं या नहीं। यूसुफ पठान तो गुजरात से आते हैं और पीएम मोदी भी गुजरात से आते हैं, लेकिन उनके लिए पीएम मोदी बाहर के व्यक्ति हो जाते हैं, लेकिन यूसुफ पठान क्या बाहर के नहीं हैं? उसके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए उन्होंने एक मौजूदा मंत्री को टिकट दिया है। इंडिया अलायंस बिना कैप्टन के एक जहाज के अलावा और कुछ भी नहीं है। सुनिए सुकांता मजूमदार किस तरीके से टीएमसी पर हमलावर हैं। देखिए, अभी जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहां पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था, बांग्ला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की, लड़ने की ताकत नहीं है क्या? तो आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे? ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। आपके खिलाफ जो कैंडिडेट आया उस पर कितना आप करते हैं इस बार, क्या कितना नहीं, कोई उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, इसने मंत्री को बैठा दिया। बेचारा 70 साल का उम्र है, अभी मंत्री बना है लास्ट उम्र में आके, उसको लड़ा रहा है, घूम नहीं सकता, आंखों का ऑपरेशन हुआ है कुछ दिन पहले।
और उनका नाम भी है आगे आने वाले समय में सीबीआई भी पकड़ सकता है, ईडी भी पकड़ सकता है। हाँ, बालूरघाट से लड़ रहे हैं, हारना पड़ेगा उम्र में, बुरी उम्र में। दादा, जिस तरह से इंडिया अलायंस को लेके बहुत ज्यादा ही इस बार हवा चली थी, लेकिन बंगाल में जिस तरह इंडिया अलायंस का अभी कोई अता पता भी नहीं दिखा, क्योंकि 42 में 42 सीट का डिक्लेयर हो चुका है। इंडिया अलायंस है ही नहीं, कुछ नहीं है, वो सब ढकोसला है। एक नाव है जिसमें माझी नहीं है, तो कैसे नाव चलेगा? ये इसमें माझ नदी में डूब रहा है नाव। कौन माझी है किसी को पता नहीं, नाव बिना माझी के नहीं चलता। तो उसी नाव का जो हालत है वही हो रहा है। एक्ट्रेस का तो नाम भरपूर पड़ा हुआ है, इस बार भी रचना बनर्जी का नाम देखा जाए, हुगली से है, और भी नाम नहीं, ममता बनर्जी का वो ये है, स्ट्रेटेजी है, वो डरती है कि उनसे बड़ा कोई नेता ना बन जाए, उनसे भतीजे से बड़ा कोई नेता ना बन जाए, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर को ज्यादा वो तवज्जो नहीं देते। ये फिल्म एक्ट्रेस को लाते हैं, वो जानते हैं जीतने के बाद वो जाएंगे नहीं, ना लोकसभा जाएंगे, ना अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। जैसे मिमी, नुसरत, देव, सबने किया, कोई जाता नहीं था। तो नेता नहीं बनेंगे वो कभी, अभिनेता ही रहेंगे। अभिनेता रहने से उनका भतीजा नेता बन के रहेगा। कंपटीशन से डरते हैं। तो रामनवमी को लेकर जिस तरह से छुट्टी का डिक्लेरेशन किया गया है राज्य सरकार की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल में एक कहावत है, भूतेर मुखे राम नाम, मतलब जो भूत है वो राम नाम ले रहा है। 22 तारीख को उनको इनवाइट किया गया था राम जन्मभूमि के उद्घाटन में, गए नहीं, पूरा हिंदू खपा हो गए। आप सोच रहे हैं मैनेज करने के लिए, पहले तो बोलते थे कि जय श्री राम गाली है, ममता बनर्जी बोल चुकी है कि जय श्री राम गाली है, अब राम नाम के शरण ले रहे हैं, लेकिन बहुत लेट हो गया। इतने उम्र में आके राम नाम का शरण लेने से राम तो नहीं बचाएगा। अब रावण के साथ जो हुआ था, दहन हुआ था, अब इसका दहन ही होना है। आज के आप लोगों का जो जनसभा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे संदेश काली के माता बहनें लोग आए थे, और जिस तरीके के हमारा जो टारगेट था, हमने शेड लगाया था। अब देखिए, शेड के बाहर भी बहुत सारे लोग थे, इतने लोग आए थे यहाँ पे, और ये दिखलाता है कि आगे आने वाले समय में संदेश खाली में बीजेपी का झंडा उड़ेगा। ब्रिगेड रैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फ्लॉप शो है, 1 लाख लोग था। चलिए, वहीं दूसरी खबर की बात करें तो 17 अप्रैल को होने वाली रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है कि बीजेपी के दबाव में ममता बनर्जी की सरकार ने रामनवमी पर छुट्टी का फैसला लिया है। अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह पहली बार है कि राज्य सरकार ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के सम्मान में अवकाश की घोषणा की है। मैंने जनवरी में रामनवमी पर छुट्टी नहीं देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी। आज राज्य सरकार को छुट्टी घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गौरतलब है कि यूपी के अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों को भगवान राम में अपना भविष्य दिखाई देने लगा है। आगामी लोकसभा चुनाव में भगवान राम नया पार करवा सकते हैं, इस बात को भी सियासी पार्टियां बखूबी समझती हैं। ऐसे में ममता सरकार का यह कदम लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं देखने को मिला था कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा था कि अगर भगवान राम इस युग में होते तो बीजेपी ईडी और सीबीआई को उनके घर भेज देती और उनसे बंदूक के बल पर कहती कि वो बीजेपी में आ जाएं या जेल चले जाएं। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही देश का माहौल राममय है। करोड़ों नागरिकों में रामनवमी को लेकर उत्साह भी नजर आ रहा है, क्योंकि इसी साल रामलला अयोध्या में मंदिर में विराजमान हुए हैं। ऐसे में पार्टियां जानती हैं कि भगवान श्री राम कितनी अहम भूमिका आगामी लोकसभा चुनावों में निभा सकते हैं। ममता सरकार का ये फैसला पश्चिम बंगाल में राम भक्तों के लिए काफी ज्यादा सुकून देने वाला है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वाकई में विपक्ष की जो पार्टियां हैं या फिर जो तमाम पार्टियां इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही है वो राम भरोसे ही अपनी नैया पार लगाने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।